बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैद में रहते हुए जब तख़य्युल बयान तक आता है तो वो और भी खूबसूरत हो जाता है। लिटरेचर तो वैसे भी पाबंदी में रहते हुए ज़्यादा खूबसूरत होता है। बाद मुखालिफ को पॉजिटिव लेंगे तो वो आपके परों के नीचे आके आपको और ऊंचा उड़ाएगी। आज हमारे पास कुछ सवाल आए हैं कश्मीर से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से। और ये सवाल कुछ बच्चे हैं स्कूल के और बच्चियां हैं, उन्होंने भेजे। हम उन सवालों को आप तक लेके आए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच टू दोज किड्स जो हमें रेगुलरली सुन रहे हैं। उन सवालों से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमें जो आया है वो है कि कश्मीर में फ़नून लतीफ़ा पर ऑब्जेक्शन है, पाबंदी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में बेशतर इलाक़ों में, बेशतर सोसाइटीज़ में, पर्टिकुलरली जहाँ पर तालीम का उतना रुझान नहीं है या तालीम ने अपना असर नहीं दिखाया, वहाँ पर फ़नून लतीफ़ा और आर्ट से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर पाबंदी ही है। चाहे वो कल्चरल पाबंदी हो, चाहे वो सोसाइटी की कोई ख़ास पाबंदी हो, चाहे वो एक्सप्रेशन में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पे पाबंदियाँ हों। लेकिन एक बात, इसका जवाब मैं आपको अपने नुक्ता नज़र से जो देना चाहूँगा वो ये है कि शायरी में, एक गज़ल में, गज़ल कहते हुए शायरी में एक ख़ास पाबंदी होती है बहर की, कि आपने उस बहर में पाबंद रह के आपने वो गज़ल पूरी कहनी होती है। फिर उसमें पाबंदी होती है रदीफ़ की और काफ़िया की। और ये पाबंदी क्या करती है कि आपके तख़य्युल को, जब आप लिखने शेर कहते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि बहुत सख्त कैद में रह के ये लिखना है, लेकिन उस कैद में रहते हुए जब तख़य्युल बयान तक आता है तो वो और भी खूबसूरत हो जाता है। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ, आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे तो वैसे एक गैर अखलाकी, गैर कानूनी और बेबुनियाद पाबंदी है, कैद है। उस कैद में रहते हुए आप माशाअल्लाह से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से तालीम हासिल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ख़याल रखते हैं, राय रखते हैं किसी भी टॉपिक पे, और आप लोगों ने सवाल भेजे। तो दैट इट सेल्फ गोज़ टू शो कि पाबंदी सोच को कैद नहीं कर सकती, बयान को भी कैद नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ज़रिए बनाते हैं और वो सोच आ जाती है सामने। और लिटरेचर तो वैसे भी पाबंदी में रहते हुए ज़्यादा खूबसूरत होता है, कोई भी आर्ट। तो जब आपको ऑब्जेक्शन मिले सोसाइटी से या कल्चर से, तो आपने उस ऑब्जेक्शन को, उस पाबंदी को, उस कैद को, उस रिस्ट्रिक्शन को पॉजिटिवली लेना है। ज़िंदगी में किसी भी पाबंदी को पॉजिटिव लेना है। बाद मुखालिफ को पॉजिटिव लेंगे तो वो आपके परों के नीचे आके आपको और ऊंचा उड़ाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फ़नून लतीफ़ा पर दीन में कोई पाबंदी नहीं। दीन इस पाबंदी से मुबर्रा है कि वो फ़नून लतीफ़ा पर कोई पाबंदी लगाए। हाँ, उसके कंटेंट के ऊपर बहुत बहुत ज़ोर देता है दीन कि किसी भी चीज़ का कंटेंट, आपकी किसी गुफ्तगू का, लेट अलोन पोइट्री और अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, आपके बयान पर भी, आपके एक्सप्रेशन पे भी दीन की ख़ास रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने कंटेंट अपना अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। जो चीज़ भी आप लिखें, जो चीज़ भी आप बनाएं, जो चीज़ जिस तरह से भी उसको बयान की किसी भी एक्सप्रेशन की सूरत में लेके आएँ, उसको पॉजिटिव कंटेंट रखें। एक जनरेशन सफ़र करती है तो दूसरी जनरेशन उसका बेनिफिट उठाती है। अगर आप लोग रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से, खुश इसलूबी से उस रिस्ट्रिक्शन को, उन लोगों को जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, चाहे आपके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको अच्छे तरीके से उसको एडवोकेट करें, उसको एडवोकेट करना सीखें कि आप उनको किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं कि हम कोई ऐसी, यानी शायरी भी इकबाल ने भी की, शायरी गालिब ने भी की, शायरी मीर दर्द ने भी की, शायरी वली दकनी ने भी की। यानी आपने ये उनको बयान करना है कि शायरी कंटेंट अगर अच्छा हो तो शायरी आपको पसंद आएगी, आपके बड़ों को भी पसंद आएगी। मिसाल आप प्रोज़ लिखें, आप मज़ामीन लिखें, आप कहानियाँ लिखें, आप दास्तानें लिखें और उनको कुछ चीज़ करके दिखाएं, लिख के दिखाएं, उन तक लेके जाएं। जब वो उस चीज़ को देखेंगे, आपका कंटेंट अच्छा होगा और वक्त के साथ साथ वो अच्छा होता जाएगा, तो वो उनका नुक्ता नज़र चेंज होगा। और इसी तरह बाकी फील्ड्स ऑफ आर्ट में भी
आपकी जनरेशन एफर्ट्स करेगी तो नेक्स्ट जनरेशन बेनिफिट करेगी। कभी भी आपके किसी भी स्ट्रगल का नतीजा ज़रूरी नहीं है कि बेनिफिट ज़रूरी नहीं है कि आप ही को हो। आपने स्ट्रगल दूसरों के, आप जब भी दूसरों के लिए स्ट्रगल करेंगे तो उसमें सक्सेस ज़्यादा होगी। ये आप करके देखिएगा। साथ साथ हम आप राब्ते में भी रहेंगे तो इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे तवसत से भी शायद उन तक कुछ सवालों के जवाब पहुँचें और वो इन रिस्ट्रिक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता नरमी से कम करते करते आपको थोड़ी सी आपके ख्याल की आज़ादी को, एक्सप्रेशन की आज़ादी तक लेके आए। अगला सवाल है जी, जब इतनी पाबंदियां हो फ़नून लतीफ़ा की, आर्ट की और सब कुछ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर सिंगल मदर पाबंदियों को कैसे उनसे कैसे डील करें? अच्छा, सिंगल मदर्स और सिंगल पेरेंट्स और ऐसी ख़वातीन जो ब्रेड रनर्स हैं अपने घर की, अपने बच्चों के लिए, चाहे वो मदर्स नहीं भी हैं लेकिन अपने मदर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए वो काम कर रही हैं और या कारोबार कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं, उनको वाकई में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस का सामना होता है। पर्टिकुलरली उन रिस्ट्रिक्शंस का जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं या फैमिली से रिलेटेड होती हैं, और फिर कलेक्टिवली जब आपके इलाके में तो बॉर्डर से भी रिलेटेड होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे मैंने पहले कहा ना कि बच्चों को भी अपना केस एडवोकेट करना होता है, इसीलिए सिंगल मदर्स को भी चाहिए कि वो इन रिस्ट्रिक्शंस को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझ के लें। जब आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझ के लेंगे तो आप पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, आप उसके ऊपर बिल्ड करेंगे, आप केस बिल्ड करेंगे, आप डिस्कशन करेंगे, आप रीजनिंग करेंगे, और हमेशा तहजीब और अदब के पैराए में रह के रीजनिंग करें। जब भी आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे तो आपका रिस्पांस पॉजिटिव होगा। जैसे ही आप किसी चीज़ को नेगेटिव लेंगे, ये आगे आज के ही सेशन में देखिएगा, हम एक गुफ्तगू करेंगे जिसमें हम पॉजिटिव परसेप्शन और नेगेटिव परसेप्शन की गुफ्तगू है इसमें। जब भी आपने पॉजिटिव परसेप्शन रखी तो आपके माइंड, आपका नेचुरल सिस्टम उसको पॉजिटिवली काउंटर करेगा। जैसे आपने किसी भी क्रिटिसिज्म को या किसी भी रिस्ट्रिक्शन को या हर्डल को नेगेटिव लिया तो आपका माइंड नेचुरली नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड करके उसको काउंटर भी नेगेटिवली करता है। इसलिए पॉजिटिव रखें उसको। बीइंग अ सिंगल मदर इज़ अ चैलेंज, और चैलेंज जो है वो हम बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। I mean, if I am not being challenged in my life, then it did not bring the best out of me. जितना चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होगा उतना निखार आपकी एफर्ट्स में आएगा, आपकी स्ट्रगल में आएगा, आप उतना इम्प्रूव होंगे। तो एज अ सिंगल मदर there are various problems that you face, but this particular problem is a problem of society. एक ethos होता है, एक mindset होता है सोसाइटी का, और ऐसी सोसाइटी जिसमें रिलीजन का भी इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है, और फिर ये इलीगल ऑक्यूपेशन का भी इन्फ्लुएंस होता है, इसको काउंटर करना निहायत मुश्किल काम होता है। डिस्पोजिशंस को बाकायदा तौर पे चेंज करना एक इट्स लाइक समंदर की किसी टाइड के अगेंस्ट जाना है। लेकिन ये एक खूबसूरत चैलेंज है लाइफ का। Painful as it is, I understand. I have faced such problems, a lot of these problems, because of my interests, my field of interest, be it poetry, be it philosophy. हर चीज़ में resistance आपको हर तरह से improve करती है, provided कि आप improvement की नीयत रखते हैं, improvement की सोच रखते हैं, improvement का desire रखते हैं, क्योंकि we should always try to improve. When we fail to improve, that is when the opposing forces take over. जब भी opposing forces आएंगी, counter them with the best that you can give and keep improving yourself. जब भी आप हारेंगे, जब भी आपको लगे कि मैंने काउंटर किया, मैं हार गया, वो इतनी सख्ती थी उसमें, इतना ये था, it means कि it has sent you back to the drawing board के दोबारा से अपना प्लान बनाए, दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी बनाए और बेहतर से बेहतर करते जाए। It's like playing chess against a very tough opponent. You have to outsmart the opponent. You cannot win by force on the chess table. You have to win by wits. आपने अक्ल से और समझदारी से, इज्जत एहतराम से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से उस चीज़ को फाइट करना है। और इसलिए मैं चेस का जिक्र कर रहा हूँ कि चेस आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है।
अदब के पैराई भी सिखाती है और किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को काउंटर करना भी सिखाती है, स्ट्रेटजी बिल्ड करना सिखाती है। तो उसको एज अ गेम ऑफ चेस लें एंड आउट स्मार्ट पीपल। बहुत स्पीकर्स को सुना, सब अदब तस्वीर वगैरह में और फ़नून लतीफ़ा को गलत या इनकरेक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर स्पीकर्स यही कहते हैं और ज़्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं। वो अपनी तरफ से अपने नुक्ता नज़र से ठीक कहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में इन सवालों के ऊपर या इन डिस्कशंस के ऊपर सरेंडर आता है। मेरे जैसे दिमाग में इन सवालों और इन डिस्कशंस के ऊपर काउंटर नैरेटिव आता है, रीजनिंग आती है, रीजनिंग बाय मीन्स ऑफ लॉजिक, रीजनिंग बाय मीन्स ऑफ नॉलेज, रीजनिंग बाय मीन्स ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड और द वर्ड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने जिन स्पीकर्स को सुना उन्होंने इस सोच को एक्वायर किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं एक्वायर करता हूँ और वो स्पीकर्स इनकार करते हैं उससे, कुछ चीज़ें ऐसी जिनको वो एक्वायर करते हैं मैं उनसे इनकार करता हूँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपसे आपके शऊर के मुताबिक सवालात करने, अल्लाह ताला ने आपसे आपके शऊर के मुताबिक जो आपने दुनिया को जिस शऊर से देखा, जिस शऊर से उसमें ज़िंदगी गुजारी, आपसे सवालात उसके मुताबिक हुए। आप सब स्पीकर्स को सुने, सब स्पीकर्स की इज़्ज़त करें, क्योंकि उनकी ओपिनियन ड्रॉ होती है, उनकी गुफ्तगू से उनकी ओपिनियन झलकती है। उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपनी ओपिनियन बिल्ड करें और अपनी ओपिनियन बिल्ड करते हुए तमाम तर पॉइंट्स को ज़ेरे गौर रखें कि आपने कहीं पे कोई गलत काउंटर नहीं करना। काउंटर नैरेटिव आपका गलत नहीं होना चाहिए, सही पैराए में रखें। मैं फ़नून लतीफ़ा को, तस्वीर बनाने को, इन सब चीज़ों को ठीक समझता हूँ, एज लॉन्ग एज आप जो चीज़ बना रहे हैं वो दुरुस्त है और वो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अब आपके पास उन स्पीकर्स की भी राय है, मेरी भी राय है। अब आप अपने शऊर से अपनी राय बिल्ड करें कि आपको क्या बेहतर लगता है और उसको विद इन योर माइंड इसकी रीजनिंग करें और फिर उस रीजनिंग को उन स्पीकर्स के साथ बाय मीन्स ऑफ गेटिंग टू हियर देम एंड बाय मीन्स ऑफ सेंडिंग योर ओपिनियंस टू मी, टू अस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट योर ओपिनियंस एंड सी कि आप कहाँ पे ठीक हैं, कहाँ पे आपका आर्गुमेंट वीक है। वी विल डिस्कस, दिस इज़ द फोरम वेयर यू डिस्कस थिंग्स, यू डू नॉट हैव टू जज people, you have to discuss things and just for the sake of learning। पर्दे पर कंफ्यूजन है, पर्दे पर पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है, पूरी उम्मत मुस्लिमा में कंफ्यूजन है कि पर्दा किस तरह से बुर्का है या अबाया है, हिजाब है या नकाब है। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप डिसेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बीइंग अ वुमन, आपका पर्दा, आपने अपने आप को प्रॉपरली ढांपा है, आपके सर पे दुपट्टा है, आपको पता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी हवाले से आपको लोग डिसेंट देखेंगे, आपके पर्दे की, आपके हुलिये की, आपके ड्रेस की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी बहनों बेटियों को आपकी एग्जांपल जब वो देना शुरू करें कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से आपका हुलिया होना चाहिए, इस तरह से आपकी, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग वीमेन पर्टिकुलरली और स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जब आप चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए मिसाली हो जाएं उन लोगों के लिए जो अच्छे घर हैं, अच्छाई की तरगीब देते हैं, जब आप मिसाली हो जाएं तो आप समझ लें कि आप ठीक रास्ते पे। जब लोग आपको कॉपी करना या आपको एस्पायर करना या आप जैसा होना तर्क करना शुरू कर दें तो अपने आप को दोबारा से इवेल्यूएट करना शुरू करें। पर्दा ज़रूर कीजिए, पर्दा एक खूबसूरत चीज़ है बीइंग फॉर अ वुमन। मर्द के लिए भी सर्टन ड्रेसिंग है, मर्द भी जिस तरह से आजकल के मर्द घूम रहे हैं आई डू नॉट एग्री विद दैट। You have to be very decent and you have to be respected in the society। लेकिन जहाँ तक पर्दे की एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाए चीज़, उसको वैसे ही तर्क करते हैं। एक्सट्रीमिज़म किसी भी चीज़ का, इसका एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से हद से ज़्यादा प्यार करना शुरू करें, हद से ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ लगाव हो जाए आपका। जब हद से ज़्यादा लगाव हो जाए तो वो सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिसकी गुंजाइश है। आप रब से हद से ज़्यादा प्यार करें, आप आका अलैहिस्सलाम से हद से ज़्यादा प्यार करें, आप अपने माँ बाप से हद से ज़्यादा प्यार करें। आप जिन चीज़ों में हद से ज़्यादा जाने की गुंजाइश दीन देता है उन चीज़ों में जाएं। अगर आप पर्दे को इसलिए अपने ऊपर एक्वायर करते हैं क्योंकि आपको पर्दा पसंद है, आपको नकाब पसंद है, हिजाब पसंद है,
तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप फोर्स करके किसी को ये अपने ऊपर डालेंगे तो उसको इतनी लिमिट में रखें कि जिसमें वो डिसेंसी के पैराए में आए, उससे ज़्यादा आगे मत जाइए। फैमिली रिश्तों पर ताउन नहीं करती, पसंद नापसंद का ख्याल नहीं किया जाता, इस बारे में क्या किया जाए? अगेन आई विल कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इस बारे में आप अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप गुफ्तगू उनसे अच्छे तरीके से कर सकें। They are your parents, they are your family, they love you more than you think you do. Until and unless you have children of your own, you would never understand कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है, वो क्या कुछ सोच रहे होते हैं, किस एंगल से सोच रहे होते हैं आपके रिश्तों के हवाले से, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप तब तसव्वुर करेंगे जब आपकी अपनी बेटी या अपना बेटा होगा और आप उसकी शादी की बात सोच रहे हो, तो उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ खाने पे डिस्कस करें, ऐसे कंफर्टेबल टाइम पे कि जब वो आपकी बात सुने, या कोई आप अचीवमेंट लेके आए स्कूल में कॉलेज में और उस वक्त जब वो खुश हों आपके साथ, उस टाइम डिस्कस करें उनसे और प्रॉपरली रीजनिंग करें, अच्छे तरीके से उनसे कहें, उनको अपना मौक़िफ़ तो सामने लेके आए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। उसके बाद भी अगर वो किसी चीज़ पे फोर्स करते हैं तो सरेंडर करें। माँ बाप के सामने हक बात पे सरेंडर करना इबादत है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो नाहक बात कर रहे हैं, वो दीन और कुरान और सुन्नत से हट के बात करें, तो फिर अलग बहस है कि आपने उसको कैसे काउंटर करना है, वो भी तमीज़ के पैराए में, वो आपके माँ बाप हैं, उनसे कभी भी आपने बेअदबी नहीं करनी उनकी। अगर आप लोग फ़नून लतीफ़ा पर गुफ्तगू करते हैं तो क्या ये दायरा इस्लाम से बाहर है? अगर ऐसे लोग ज़रूर हैं जो हमें दायरा इस्लाम से बाहर रखते हैं, लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने दायरे को वसी करें, अपने सोच के दायरों को वसी करें, वसअत दें। मैं तो गैर मुस्लिम और बेअक़ीदा लोगों को भी दायरा इस्लाम में रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे आका की सुन्नत है कि वो रहमतुल आलमीन थे, वो तो आलमीन पे रहमत के लिए रहमत थे। हम तो सिर्फ मुस्लिमीन के ऊपर अपनी रहमत का दायरा बनाते हैं। सिर्फ मुस्लिमीन पे दायरा बनाना ना अल्लाह ताला की सुन्नत है, ना वो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। पता नहीं ये किस तीसरे शख्स की सुन्नत पे है, वो तीसरा शख्स मुझे आज तक बता नहीं पाई है कि वो कौन है। ज़रियाब हाशमी ने मौसीकी को प्रोफेशन नहीं बनाया, क्या सोसाइटी और फैमिली ने सपोर्ट किया नहीं किया? ज़रियाब हाशमी ने मौसीकी को प्रोफेशन नहीं बनाया। ज़रियाब हाशमी ने टेक्निकली किसी भी चीज़ को प्रोफेशन नहीं बनाया। ज़रियाब हाशमी ने बहुत सी चीज़ें सिर्फ सीखने की नीयत से की और सिर्फ सीखने की हद तक रखी और सिखाने की हद तक रखी। ज़रियाब हाशमी ने पामिस्ट्री सीखी, बाकायदा प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल किया पामिस्ट्री का। ज़रियाब हाशमी ने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, उसमें भी बाकायदा बहुत से बरस इन्वेस्ट किए, उसको सीखा समझा। मौसीकी सीखी, मौसीकी समझी, मौसीकी की थ्योरी सीखी। देसी म्यूज़िक जो हमारा इंडियन पाकिस्तानी म्यूज़िक है, इसको अलग से, वेस्टर्न क्लासिकल को अलग से, गिटार से अलग से सीखा, पियानो अलग से सीखा, परकशन अलग से सीखा और उसकी इंट्रिकेसीज़ को समझा कि उसके अंदर क्या है, सुर क्या होता है, ताल क्या होती है, लय क्या होती है। इसी तरह पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और सब कुछ। मैंने किसी चीज़ को प्रोफेशन नहीं बनाया। मैं तो बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट का काम करता हूँ, मैंने उसको भी प्रोफेशन नहीं बनाया। मेरे अंदाजे में मुझे एक चीज़ की समझ आ गई कि मैं ज़ाती तौर पे किसी प्रोफेशन के अंदर रहने वाला शख्स नहीं हूँ। आई एम अ पीपल्स पर्सन, मैं लोगों में रहने वाला शख्स हूँ। मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ ताकि मुझे जो शख्स भी मिले मैं उससे रिलेट कर सकूँ। अगर वो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखता है तो उसमें राइटिंग है तो मैंने राइटिंग की, अगर वो शायरी है तो मैंने शायरी की, वो नज़म करता है या गज़ल करता है, मैंने उसमें भी दोनों तरफ कोशिश की जाने की, ताकि मैं रिलेट कर सकूँ। प्रोज़ भी लिख रहा हूँ, फ़िलासफ़ी भी लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये डिस्कशंस भी लेके आ रहा हूँ। कंपैरेटिव रिलीजन में गया था कि मैं अपने आप को रिलीजन में भी कैद ना करूं, मैं तमाम लोगों के साथ जहाँ जिससे मिलूं उसके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर सकूं, और रिलेशनशिप बिल्ड किया। तो मैं बेसिकली प्रोफेशन को, किसी चीज़, इंसान को प्रोफेशन में लिमिट करने के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपने आप को या किसी शख्स को किसी प्रोफेशन में कैद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ सीखने के लिए करें, जब उसको सीख लें उसका फ़रोग ज़रूर देते रहें, लेकिन कोई और चीज़ भी सीखें। वक्त के साथ साथ आप अपने आप को ग्रो करते जाएँ। पढ़ाई कहाँ से की, इतने सारे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल की? पढ़ाई महारत नहीं हासिल की, मैं बहुत से सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट ज़रूर हूँ। महारत शायद मैं किसी चीज़ में उस तरह से हासिल नहीं कर सका अभी तक। पढ़ाई मैंने बचपन मरी में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल मरी से इब्तिदा की,
फिर अमेरिका चले गए, वहाँ पे शिकागो में पढ़े, फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान आए तो रावलपिंडी में सिद्दीक पब्लिक स्कूल रावलपिंडी से पढ़े, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी से पढ़े, फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए मुख्तलिफ़ इस्लामाबाद के इदारों से और फिर यूरोप से जाके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए और फिर आपके सामने हाज़िर। और अभी तक अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ बहुत सी चीज़ों का, ताकि मेरे पास सीखने का भी वक्त हो और सीखने का डिज़ायर मौजूद है। अच्छा जी, इसके अलावा सवालात हैं कि ज़रियाब भाई की बातें दिल को लगती हैं, मगर क्या सोसाइटी आपको तस्लीम करती है? बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करती मुझे सोसाइटी। द वर्ड सोसाइटी मुझे तस्लीम नहीं करता। द पीपल ऑफ द सोसाइटी में कुछ 2-4 लोग भी मुझे तस्लीम कर लेते हैं, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ स्टूडेंट, एज अ थिंकर, एज अ पर्सन विद विजन। तो वो मेरे लिए, वो 1-2 लोग मेरे साथ हमेशा का ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे इस चीज़ से कभी परवाह नहीं है कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करती है नहीं मुझे करती है एक्सेप्ट। मैंने सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने रिलीजन और मल्टीपल रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लिया कि वो एग्जिस्ट करते हैं, मैंने इंसानियत को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या क्या चीज़ मुझे एक्सेप्ट करती नहीं करती, दैट्स नॉट माई प्रोरोगेटिव, ये उनके ऊपर है। मेरी कोशिश मेरे तक, मेरी नीयत मेरे तक, उनकी नीयत, उनका ज़र्फ़ उनका उन तक। आपने भी यही करना है तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? कोई हल बताएं। मैं गुस्से को कंट्रोल बहुत मुश्किल से करता हूं, लेकिन बहुत बेहतर कर चुका हूं। मैं आपको बताता हूं उसका तरीका। मैंने लोगों के पर्सपेक्टिव को, लोगों की सोच को, लोगों के गुस्से को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और देखा कि वो किसी न किसी वजह से गुस्सा करते हैं। मैं जब गुस्सा करता हूँ तो मेरी वजह वो नहीं देखते, जब वो गुस्सा करते हैं मैं उनकी वजह नहीं देखता। तो इसलिए होता क्या कि हम 2 मुख्तलिफ किनारों पर आ जाते हैं। जब मैंने ये फ़ील किया कि यार मैं जिस बदलिहाजी से गुस्सा कर जाता हूँ तो मैं कितना बुरा नज़र आता हूँ, वो तब मुझे नज़र आता है जब मुझ पर कोई गुस्सा करता है। तो मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता शर्म आती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं गुस्सा कम करूं, क्योंकि गुस्से को मैं भी हराम समझता हूं। क्योंकि आप गुस्से में बड़े छोटे की, दोस्त भाई की, सबकी तमीज़ उसी तरह खो देते हैं जब कि आपको याद नहीं रहता कि क्या कौन क्या है, और बाद में सिर्फ पछतावा और रिग्रेट और रिपेंटेंस के साथ आप रहते हैं। तो बेहतर यह है कि आप गुस्सा ना करें। या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़ पढ़ते रहा करें। आई बिलीव मेरे ऊपर वो असर करता है, अल्लाह ताला का नाम है वो, उससे आप काफ़ी बेहतर हो जाते हैं गुस्से के दौरान। स्पीकर जब इतने सख्त हों तो हम कैसे सब कुछ करें? उनका रवैया सख्त है। हाँ जी, अब ये बात है कि मेरा भी स्पीकर से ये गिला है कि मौला अली ने कहा था कि तासीर अल्फाज में नहीं लहजे में होती है। तो बहुत से स्पीकर्स हैं जो ज़रा सख्त लहजे से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जर्नी ऐसा होता है, वो उन्होंने जाने क्या क्या देखा है। तो उनके लहजे को नज़रअंदाज करके अगर आप उनके कंटेंट को देखें तो शायद आप जिस तरह आप उनकी किसी एलिमेंट ऑफ एक्सप्रेशन को नज़रअंदाज करेंगे तो कल आपके भी एलिमेंट ऑफ एक्सप्रेशन को लोग नज़रअंदाज करेंगे। इट्स अ वेरी गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड ओवर हियर। तो आप उनका कंटेंट ज़रूर देखें। अच्छे स्पीकर्स हैं, सख्त लहजे वाले स्पीकर्स मैंने देखे हैं, उनका कंटेंट अच्छा होता है, उनके जज्बात इतने होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो उनके लहजे में उसका थोड़ा सा तासुर आ जाता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उनसे मेरा भी गिला है और रिक्वेस्ट है कि वो अपना लहजा थोड़ा बेहतर कर लें तो शायद तासीर ज़्यादा आ जाए और वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। ये सवाल थे अलीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़, उनके, और कुछ सवाल उनके ऐसे थे जो सिमिलर टू दी अदर क्वेश्चन से, तो मैंने उनको एक ही सूरत में शामिल कर लिया। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और इन चीज़ों का पूछा है, वो मैंने जिक्र कर दिया कि मैंने बहुत से सब्जेक्ट्स में अपने आप को इंडल्ज किया, लेकिन सीखने की हद तक, और लिमिट किया अपने आप को कि किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है और किस तरह से उन सब्जेक्ट्स के अंदर खो नहीं जाना। इल्म आप हासिल करें, जैसे भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इल्म हासिल करने की नीयत रख के, उसको प्रोफेशन बनाने की नीयत मत रखें। प्रोफेशन अल्लाह ताला आपको ज़रिया माश कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे देंगे। अपने आप को किसी चीज़ में भी उस वक्त तक शामिल रखें, मशगूल रखें जब तक आप उससे कुछ सीख रहे हैं, जब तक वो आपको बेनिफिट दे रहा है। जैसे ही वो लगे आपको कि उसका बेनिफिट आना बंद हो गया, बल्कि आप रुक गए हैं, तो हरकत में बरकत है। यू शुड मूव अहेड, मूव ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स,
learn other things. This world is full of so many things that you need to learn by observing, by noticing it. Pause for a moment every day, in the middle of the day somewhere, और ऑब्ज़र्व करें कि दुनिया में कितना कुछ है जो आपने सीखना है, जो आपने समझना है, जिसको आपने देखना है। वो अल्लाह ताला ने नेमतों की सूरत में बिखेर दिया आपके लिए। तो किसी एक नेमत पर सेटल ना हो जाए, हर नेमत को ऑब्ज़र्व करें, एक्नॉलेज करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसको समझें, सीखें, उसकी फ़िलासफ़ी समझें। तो आपका दिमाग भी कुशादा होगा, आपकी सोच भी बहुत वसअत इख्तियार करेगी, और फिर आप दुनिया को बहुत अच्छे वर्टिकल परसेप्शन के नुक्ता नज़र से देखना शुरू करेंगे। ये सवालात थे जी कश्मीर के बच्चों की तरफ से, और मज़ीद भी सवालात आप रिक्वेस्ट के आप लोग भेजें, और जैसे जैसे आपके मज़ीद सवाल आएंगे हम आपको मज़ीद जवाब भेजते रहेंगे यहाँ से। Until then, I thank you very much. अल्लाह ताला आपको खुश रखें। अल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी के लिए हम सब के अंदर जज्बा डाले, और हम सब से कुछ ना कुछ ऐसी एफ़र्ट करवाएं कि जिसमें हम कश्मीर के लोगों को आज़ादी दिलवा सकें अपनी ज़िंदगियों में। हम उनके साथ वहाँ जाके आज़ादी से ये सेशंस वहाँ जाके करें, आप लोगों में बैठ के आपके साथ गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपको आज़ाद देखेंगे। ये अल्लाह ताला से ना सिर्फ हमें दुआ है बल्कि कभी उम्मीद और यकीन है कि हम इंशाअल्लाह कुछ सेशंस आपके साथ आज़ादी से बैठ के एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एज ए लिबरेटेड पर्सन हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। Until then, I thank you very much. Allah Hafiz.